बहुत सारे साहित्यकार, हमारे वरिष्ठ कवियों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी लेके आई हैं। मेरे हाथ में दो दो किताबें हैं। बड़ी संख्या में जो हमारे साहित्यकार हैं उन्होंने उनके बारे में लिखा है। मैं अभी सुन भी रहा था। मैं सबकी भावनाओं से जुड़ता हुआ मैं यही कह सकता हूं कि देश के सबसे बड़े कवि अगर कोई आज हैं हिंदी साहित्य के, तो हमारे आपके बीच में बैठे हुए आदरणीय उदय प्रताप सिंह हैं। और कम कवि लोग होते हैं जिनकी कविताएं या लाइनें लोकसभा हो, विधानसभा हो, मंच हो, आयोजन हो या महफिलों में या कार्यक्रमों में कही जाती हों। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की कई ऐसी लाइनें हैं, कविताएं हैं जो हम लोग मंचों से सुनते हैं। बड़े बड़े नेता उन बातों को अपने भाषणों में रखते हैं। समाज में जो बुराई है, समाज किस दिशा में जाए, और हमें खुशी इस बात की है कि जहां वो राष्ट्रीय कवि है वहीं उनके अंदर समाजवादी चिंतन है। जो समाजवादी चिंतन है, मैं सोचता हूं वही है जो हमारे समाज को एक दिशा दिखा सकता है और लगातार परिवर्तन जो हो रहा है उसमें एक रास्ता दिखा सकता है। आप नेताजी से, जहां नेताजी के आप गुरु रहे, आज जिस हॉल में हम लोग बैठे हैं ये नेताजी का उद्घाटन किया हुआ हॉल है। और रिश्ता तो ऐसा है कि दोनों लोग एक ही लोकसभा से सांसद रहे हुए हैं। आप उनके टीचर थे, वो आपसे पढ़ते थे, और एक समय ऐसा भी आया कि आप ही ने उनके लिए सीट खाली कर दी और वो लोकसभा में आपकी जगह ही पहुंचे थे। और आज भी हम लोग जितने समाजवादी लोग हैं, आपकी कविताएं और जो कभी आपने गाने लिखे थे, जितने भी समाजवादी गाने नेताजी और हम लोगों के लिखे गए हैं, वो सभी गाने समाजवादी चिंतन को कैसे गीत के रूप में प्रस्तुत करें, वो हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने कर दिखाया। एक समय पर जब मैं सरकार में था और उस समय लोकसभा का चुनाव होना था, और उस समय हमारे कई साथियों ने कहा कि गाने तो बहुत बने हैं, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, नेताजी का चुनाव होने जा रहा है, कोई नया गाना बनाया जाए। हम लोगों ने बहुत सोचा समझा, ढूंढे गाने। बाद में एक साथी ने सुझाव दिया कि एक अंग्रेजी का गाना है जिस सिंगर को ग्रैमी अवार्ड मिला, उनका गाना नॉमिनेट हुआ ग्रैमी अवार्ड के लिए, वो गाना हिंदी में करवाया जाए। जब मैंने सुना उस गाने को और कई अपने लिखने वालों को दिया गाना, तो जब उन्होंने लिख करके दिया तो शायद हम लोग सहमत नहीं थे कि वो गाना उस रूप में लिखा जा सकता था या लिख पाए वो। लेकिन जब वो गाना मैंने आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को दिया, वो अंग्रेजी का गाना, और वो गाना ऐसा है कि वो 150 नाम का केवल गाना है। जिन लोगों ने कभी वो गाना सुना होगा ओरिजिनल, वो पूरे इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, इतिहास में जो लीडर्स हुए हैं, केवल तारीखें हैं और नाम हैं, और वही गाना है। उस गाने को हिंदी में और समाजवादी गाने बनाने का काम अगर कोई कर सकता था, किया, तो वो हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह थे, जिन्होंने वी डिडंट स्टार्ट द फायर, जो ग्रैमी अवार्ड के नॉमिनेशन में गाना था, वो मन से मुलायम गाना। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, धन्यवाद देता हूं। जितने साहित्यकार कवि आए हैं उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे समाजवादी साथी आए हैं, हालांकि उन्हें मैंने इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। मन में कुछ और चल रहा है, उनके मन में ये चल रहा है कि हमारी बात पहुंच जाए, बस हमारी विधानसभा की बात पहुंच जाए। मैं सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं, जो अतिथि आज आए हैं बुलाने में उनका धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत सारे वरिष्ठ कवियों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं आदरणीय अस्थाना जी का और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। मैं सबका आभारी हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से नेताजी ने कवियों को, साहित्यकारों को
और जो वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने समाज में कुछ न कुछ अच्छा काम किया, योगदान दिया है, सम्मान शुरू किया था यश भारती। जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा तो पुनः यश भारती कार्यक्रम और उसी तरीके से सम्मान देने का काम होगा। न केवल सम्मान बल्कि जो सम्मान राशि दी जाती थी उसको भी दुगना कर करके हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। हमारे पत्रकार साथी हैं, अभी सवाल जवाब नहीं होगा। ये जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, आप सब वरिष्ठ लोग अंदर चले जाएंगे, फिर हम और आप लोग अपने सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि आपके सवाल अलग तरह के हैं और हमारे जवाब भी अलग तरह के आएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं बहुत सारे लोगों का, बहुत बहुत बधाई, और मां संतोषी फाउंडेशन के उन लोगों का विशेष धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो सका। और सबसे बड़ी बात है, इतने वरिष्ठ लोगों से मुझे मिलने का मौका मिल पाया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं उनसे बुलवा नहीं, वो किताब लेके खड़े हैं, फिर आप बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और इस बीच हमारे मैनपुरी की सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी यहाँ उपस्थित हो गई हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। और मां संतोषी फाउंडेशन के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि हमारी सांसद जी का, मैनपुरी की सांसद महोदय का स्वागत करें। हमारी सांसद जी आदरणीय श्री उदय दादा का सम्मान कर रहे हैं। और हमारे सांसद जी का भी सम्मान हो, इसके लिए मैं फाउंडेशन के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमारी सांसद महोदय का सम्मान करें। एक तस्वीर किताब के साथ कृपया सभी लोग, आज जिस ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है वो किताब लेकर के सभी लोग खड़े हो जाएं ताकि एक पिक आप सबके साथ आ सके। आज बहुत ही पवित्र आयोजन संपन्न हुआ। यहाँ मंचस्थ सभी रचनाकारों को, सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। और यहाँ पधारे हमारे दूर दराज से आए हुए सभी साहित्य प्रेमियों का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन और सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। हमारे मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का मैं मां संतोषी फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर आओ। आइए आप अंदर, आप अंदर आइए। सर अंदर आइए।
मौका मिलेगा तो ठीक है, मौका मिलेगा तो थैंक यू। अंदर जाइए। ठीक है, नमस्कार। सेटल हो जाए भाई, क्योंकि बात अधूरी रह जाती है, बात हमारी आपकी नहीं होती तो आप शुरू करिए। बहुत नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और कल के वीडियो भी मैं देख रहा था। उस बच्चे ने थोड़ी भी रिसर्च की होती तो शायद वो मुख्यमंत्री जी के साथ इतनी हिम्मत नहीं कर पाता सेल्फी लेने की। खैर, इधर बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही हैं, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, जो सिद्धांत है वो नहीं बदल सकता, सिद्धांत कभी नहीं बदलता। हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी विचारधारा से, पीडीए के आंदोलन से सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सरकार बनाएं। वो लड़ाई हमारी कमजोर नहीं है और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा। और पीडीए का मतलब यह भी कि प्रेम, दया, अपनापन, जितना हम समाजवादी लोग मिलकर के प्रेम, दया, अपनापन से लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही मजबूत समाजवादी पार्टी होगी और भविष्य में ऐतिहासिक सरकार बनेगी। हालांकि वो एक चैनल ने बड़ा लोकप्रिय गाना लगाया था, एक चैनल जो बहुत ही बड़ा चैनल है, उस चैनल ने उसी सेल्फी के साथ एक गाना लगाया था। वो गाना ऐसा गाना लगा कि जब मैंने उसका ओरिजिनल वर्जन देखा और थोड़ा हिस्ट्री पढ़ी तो उसके बाद पता लगा कि इस गाने का मतलब क्या है, या जिसके बारे में ये गाना है इसने किसका पतन कराया है। वो जो गाना है, जिसके बारे में गाना है, जो गाना लगाया गया है एक चैनल के माध्यम से, वो चाहे तो प्ले कर सकते हैं, और अगर चाहेंगे तो मैं ओरिजिनल वर्जन भी उसका प्ले करा दूंगा आपके लिए।
नहीं, वो गाना तब समझ में आएगा जब ओरिजिनल गाना सुनेंगे, वो आखिरी होगा। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। न केवल सुधारेंगे बल्कि एक एग्जाम्पलरी स्कूल बनाने का काम शुरू किया था समाजवादी सरकार में, कि हमारे प्राइमरी स्कूलों को कैसे हम प्राइवेट स्कूल के बराबर खड़ा कर दें इंफ्रास्ट्रक्चर में और पढ़ाई में। उसका उदाहरण हम लोगों ने पेश किया था। एक लखनऊ में, अगर आपको याद हो, एक स्कूल बनाने का काम किया था और विभाग को यह कहा था इसके मानक अगर आप बदलना चाहें जिससे कि और सस्ता भी बन जाए, अच्छा भी बन जाए, अभिनव स्कूल वो बनाने का काम शुरू हुआ था। और शायद जिस साथी ने देखा होगा वो जानता होगा कि इससे अच्छा प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। इसलिए प्राइमरी जो पढ़ाई है उसको ये जानबूझ करके बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं। इसीलिए जानबूझ करके पीड़ित परिवारों को अच्छी पढ़ाई न मिले, इसलिए जानबूझ करके स्कूल ये बंद कर रहे हैं। और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया था अच्छा बनाना, बल्कि इसके साथ साथ बच्चों को कैसे खाना मिले, हफ्ते में एक दिन फल कैसे मिले, हफ्ते में एक दिन गर्म दूध कैसे मिले। और लखनऊ में शुरू किया था जहां पर एक किचन से लगभग 1.25 लाख बच्चों को हॉट कुक्ड मील मिलता था समय पर। गरम खाना उन तक पहुंचाने का काम करती थी संस्था अक्षय पात्रा। और जितना काम समाजवादियों ने शुरू किया था उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। जो सरकार ने जियो बनाया था उस समय समाजवादी सरकार ने, उसी का परिणाम है कि वो संस्था और प्रदेशों में जाकर के किचन बना रही है जिससे बच्चों को खाना गरम मिल जाए समय पर। भविष्य में न केवल बर्तन बल्कि गरम गरम खाना बच्चों को और पौष्टिक खाना कैसे मिले, उस दिशा में समाजवादी सरकार में काम होगा। जो किचन हम लोगों ने बनाई थी, चौधरी साहब को याद होगा, जब हम लोग किचन में गए थे तो दाल कितनी जल्दी बन जाती थी, चावल कितनी जल्दी बन जाते थे। और उस समय जो उनके पास मशीन थी वो 20,000 रोटी बनाती थी पर आवर। और अब तो उन्होंने मुझे बताया कि नई मशीन वो लेकर के आए हैं जो 40,000 रोटी बनाती है मशीन 1 घंटे में। और साथ ही साथ में जब रोटी सिक जाती है तो घी भी लगा देती है। भविष्य में इसी तरह का काम समाजवादी सरकार में होगा कि घी की लगी हुई रोटी उनको बच्चों को दी जाएगी। ये गिलास वही आपने देखा होगा जो समाजवादी सरकार में बांटा गया था। मुझे याद है जब टेंडर हो रहा था तो अधिकारी लोग मिलकर के वो पतली स्टेनलेस स्टील का ठेका करना चाहते थे, लेकिन उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इतनी थिकनेस होगी तभी गिलास को स्वीकार किया जाएगा। तो बर्तन आज भी बच्चों के पास होंगे वही जो कभी समाजवादी सरकार ने दिए हैं। केवल बर्तन ही नहीं है बल्कि लैपटॉप भी आजकल वही चल रहे हैं जो कभी समाजवादी सरकार में मिले थे। अखिलेश जी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर और किताब को लेकर जो चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इधर सच बोलना भी गलत है। सच बोलोगे तो मारे जाओगे, तो झूठ बोलते हैं हम लोग भी। सच बोलना भी मुश्किल है आजकल, और इसलिए मुश्किल है कि हमारे प्रेस के साथियों को भी बहुत बड़े पैमाने पे वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, दाना। तो इसलिए सही गाना वो भी नहीं गा रहे। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन नहीं तोड़ती है। समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है, और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा
जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरे हैं। लड़ाई बीजेपी से है, सरकार बीजेपी की है, दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल पेट्रोल सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा, और फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में कि इथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा, सवाल ये है। वो उनके पास प्रोसेस उनके हाथ में है, सरकार का कंट्रोल नहीं है, सरकार बड़े बड़े लोगों से मिली हुई है, और इसीलिए जो मुनाफा ज्यादा होगा उस दिशा में वो काम करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि इथेनॉल से मुनाफा है तो वो इथेनॉल बनाएंगे, अगर उन्हें लगता है कि मुनाफा चीनी से तो वो चीनी बनाएंगे, अगर उन्हें लगता है कि मुनाफा किसी और से, बगास से, तो बगास बनाएंगे। भाई मोलेसिस के न जाने कितने प्रोडक्ट हैं, न जाने कितना बड़ा खेल चल रहा है सरकार में जो हम लोगों को नहीं पता है। इथेनॉल मिलने के बाद सर 30 रुपए लीटर पेट्रोल का दावा था, उसका क्या होगा? इथेनॉल मिलने के बाद जो फिर भी इन्हें गरीबों को खाना बहुत देना पड़ रहा है, कितने लोगों को बांटना पड़ रहा है। एक तरफ तो सरकार विज्ञापन देती है कि 2017 के बाद और आज पर कैपिटा इनकम इतनी बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ कोटेदारों को बुला करके उनका कमीशन बढ़ा रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि कितने करोड़ों को ये दे रहे हैं खाना, कितने को, 12 करोड़ को कि 15 करोड़ लोगों को, 15 करोड़ लोगों को। सोचो, आप कल्पना कीजिए कि 15 करोड़ लोगों को इन्हें बांटना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो 15 करोड़ लोग गरीब हैं, तो ये सरकार बताए कि 15 करोड़ लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। हमें मंत्रियों की पर कैपिटा इनकम नहीं जाननी है, उनके आसपास जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम नहीं जाननी है। उनकी वजह से हो सकता है एवरेज हमारी आपकी भी वही बन जाए। तो जो लोग 15 करोड़ गरीब हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और मैं दावा करता हूं कोई भी पत्रकार साथी पूछेगा नहीं, और पूछेगा भी तो उसे जवाब नहीं मिलेगा। तो कितनी है पर कैपिटा इनकम उनकी? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि जिनको आप 15 करोड़ लोगों को गरीब मान रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, जिनको सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि गरीब हैं ये, जिनके पास कार्ड है, जिन पर आयुष्मान कार्ड भी है गरीब वाला, गरीब मान लीजिए 15 करोड़। सर, कुछ दिन पहले आपने एनडीए के घटक दलों के बीच में सीटों का बंटवारा किया था। सवाल ये उठता है कि आपके जो सहयोगी हैं उनके बीच में कब बंटवारा होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कोई सहयोगी आपके साथ रहता नहीं है। बहुत दिनों बाद आए हो आप, कुछ जानते नहीं हो आप। ये ऐसा पत्रकार आया हमारा साथी जो अपना चैनल लोकप्रिय करना चाहता है। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल
403 और 403 पे तैयारी कर रहे हैं, तो कितनी तैयारी हुई? डबल तैयारी हुई। और समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ती है, समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाते हैं। जब होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर दे देना, जल्दी बता देंगे आपको। देखिए, वो पुलिस की तरफ से अन्याय बड़े पैमाने पर है। एक दो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, एक लंबी सूची है, और सवाल अन्याय का तो है ही है। इससे पहले भी वीडियो आपको याद होगा, जब न्याय दिलाने के लिए जनता निकल के आई तो क्या व्यवहार था पुलिस का, क्या व्यवहार था उस समय पुलिस का, सोचिए। से आ गए आप न्याय मांगने। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एक अधिकारी का व्यवहार ऐसा होगा? और इसलिए मारेंगे क्योंकि वो किस पीड़ित समाज से आता है, इसलिए। और पीड़ित समाज को क्या नहीं फेस करना पड़ रहा है। उन्हीं की पार्टी की एक विधायिका, अगर वो मंदिर जाती है तो उन्हें रोका जाता है। डूबने की बात मत करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ और पता करो कि नए इनकम टैक्स पेयर कौन बन गए इलाहाबाद प्रयागराज में। नहीं बात समझ में आई? जो पानी भर गया है प्रयागराज में, जाइए प्रयागराज में पता करिए कि नए नए इनकम टैक्स पेयर कौन बन गए हैं, जो टॉप 10 में आ गए। सोचिए आप, प्रयागराज जैसी जगह पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ हो डेवलपमेंट पे, 1 लाख करोड़। आप निकाल लीजिए 10 साल का हिसाब, और कुंभ के आयोजन में जो पैसा खर्च किया है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए निकलेगा। और उसके बाद हालत क्या है उस प्रयागराज की? हर गली मोहल्ले में पानी है, वहां तो है ही पानी। लखनऊ में देखो, लखनऊ में पानी भर गया। जिस बंदे की वजह से बाढ़ नहीं आनी चाहिए, आज वही बंदा परेशानी बन रहा है। अगले जी, बुलेट प्रूफ और बात किया जाता है। गोरखपुर में तो नाव चलनी है सड़क पर। जो मुझे मिलेगी मैं आपको दे दूंगा, अभी तक नहीं मिली। अगर मुझे मिलेगी तो आपने सवाल किया है, नाम नोट कर लो, मैं आपको दे दूंगा। मुझे जानकारी नहीं है। जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उनसे पूछो जाके, तो उनके लिए तो जैकेट बड़ी बनेगी। क्या चीज? देखिए, ऐसा है, मैं कोई भी सच और हर्ट नहीं करना चाहता हूं। मुझे, आप भी वीडियो देख लो, और अगर मैंने गलत कहा हो तो मुझे गलत बोल देना। मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो देख लें, इसलिए वीडियो आपके पास होगा, आपके पास होगा ना वीडियो, तो वीडियो आपको पता ही होगा कि क्या कहा गया है। आजकल मुश्किल ये है कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है। हम तो चाहते हैं कि भाई, अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देगे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो, आप चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं, और हम लोग निंदा करेंगे। उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो। अब तो ठीक है। पारा में एक घटना घट जाती है, उसके बाद घोषित समाज को उस घटना के क्रम पीछे जो है घोषित समाज को बड़ा परेशान किया जा रहा है। कहां पे?
पारा में घटना घट गई पुलिस वालों के साथ, उसके बाद उनकी भैंसिया जो ये अच्छा हाँ, एक घटना को देखते हुए उसके पीछे सारे समाज को परेशान किया जा रहा है, उनकी भैंसें उठा ली जा रही है। सुना है हमारे कई साथियों ने बताया है कि बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है और ये जगह जो चिन्हित की गई थी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चिन्हित हुई थी कि सभी जो डेयरी चलाने वाले लोग हैं उसी हिस्से में जाएंगे, उनको जगह दी जाएगी विभाग की तरफ से। उस इलाके में बड़े पैमाने पर भैंसें रह रही हैं। जी 400 भैंसें उठा ली गई हैं। अगर गिनती करोगे आप, हालांकि उस जगह को वो ये मानते थे कि लखनऊ का सबसे खराब इलाका है, यहां इनको बसा दो, लेकिन जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना तो आपके लखनऊ का एंट्री पॉइंट वही बन गया। तो जब आप लखनऊ इंटर करते हो तो बाईं तरफ आप देखोगे 10,000 भैंसें होंगी कम से कम वहां पर। तो जो सरकार गौमूत्र खरीद रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए गौमूत्र खरीदना चाहते हैं, कम से कम जो पशुपालन कर रहे हैं और जो लखनऊ को दूध दे रहे हैं, मान लीजिए अगर वो दूध देना बंद कर दें तो कितना नकली दूध आएगा, नकली पनीर आएगा। इसलिए सरकार को उनके प्रति संवेदना और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। और समाजवादी सरकार आएगी तो बड़ी अच्छी पॉलिसी बना करके जो डेयरी का काम करना चाहते हैं, कभी कामधेनु योजना चलाई थी समाजवादी सरकार में, और बेहतर योजना चला करके जिससे कि जानवर और उनकी रख रखाव में और उनके कारोबार में, व्यापार में लाभ हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और कल ही हम जैपनीज एम्बेसडर से मिले तो वो कह रहे थे कि बगास का और बायोगैस के प्लांट बन रहे हैं आजकल। ये सरकार तो जाने वाली है, अब ये कुछ नहीं करेगी, आने वाली सरकार करेगी। मोटी मोटी बात आपके लिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसला लेती है। कोई भी पॉलिसी बनाएंगे कि बड़े लोगों को लाभ कैसे मिले, कैसे पहुंचे, उस दिशा में काम करते हैं। जब उन्हें पता है कि त्योहार आने वाले हैं, सबसे ज्यादा बिक्री चीनी की होगी, उसी समय अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसला लिया सरकार ने। वो अगर गाना आ गया हो तो सैफी वाला गाना बजाइए। जयंत चौधरी जी को 3 गुना फीस देके आप बुलाएंगे सर? तो हमसे क्यों पूछ रहे हो व्हाट्सएप से लेकर एक सवाल? हमारा जो गठबंधन है वही रहेगा, जो हमारा गठबंधन है वही रहेगा। वो घबराए हुए पीडीए से, इसलिए पीडीए बोल रहे हैं। अगले जी यूपी पंचायत चुनाव को लेकर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं होने दे रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हैं, तो जिसका सवाल हुआ वो झूठ बोल रहा है। अरे तुम तो सच बोलो भाई। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप तो सच बोलो, आप मत झूठ बोलो। दिव्यांगों ने अपनी मांग रखी थी, मूक बधिर लोग अपनी पेंशन के लेकर मांग कर रहे थे, उन पर बल प्रयोग किया। समाजवादी सरकार बनेगी तो उनका सम्मान किया जाएगा। और हमारा साथी यहाँ बैठा है, इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांग लोगों को यहाँ बैठक कराने का काम किया था। उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी और फिर कर रहे हैं कि इनके लिए अलग से मैनिफेस्टो बनाएंगे और जो सुविधा मिलनी चाहिए पब्लिक बिल्डिंग्स में दिव्यांग लोगों को, वो सुविधा देंगे। और साथ ही साथ ये मोटर से चलने वाली व्हील चेयर भी देंगे। चला के दिखाओ जरा। इलेक्ट्रिक का जमाना है, ये हम अपने दिव्यांग साथियों को मैनिफेस्टो के साथ साथ ये भी बना के देंगे। आप वोट डाल करके इनको हराइए, अब समय नहीं है। ए गाना प्ले कराइए, ये गाना।
देखिए, आपको याद होना चाहिए और हमारे बहुत सारे साथियों को याद होगा, जिस समय समाजवादी पार्टी ने 40,000 रुपए का ऐलान किया था, उस समय याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी का तर्क क्या था। वो कहते थे कि 40,000 रुपए आएगा कहां से, बजट कहां है इतना, ये हवाई है। उनके स्टेटमेंट देखिए आप। और आज खुद कह रहे हैं कि हम 50,000 रुपए देंगे, लेकिन वोट लेने के लिए पहले कुछ देंगे, बाद में देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। और आप महाराष्ट्र का पता कर लीजिए, जिन्हें देने का वादा किया था बड़ी संख्या में काट दिया उन्होंने नाम उनके, और यहां तक था कि एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी थी। बिहार में दोबारा नहीं मिला पैसा। और अगर हम जब कह रहे थे 40,000, अभी विज्ञापन आपने देखा होगा बंगाल का, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कहा कि 3,000 रुपया महीना देंगे हम। तो बताओ समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दे सकती उत्तर प्रदेश में? पहले ही दे रही थी समाजवादी पार्टी। और इसलिए हमने कहा 40,000 कि 3,000 गुणा 12 36,000, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल नहीं दिया उसका इंटरेस्ट 4,000, तो कितना हुआ? तो 40,000 गरीब महिलाओं को देने का काम करेंगे हम लोग। हमारे पार्टी कार्यालय में 200 लीटर रखा है, हम आपको दे देंगे। और आप बताओ कहां से पैसा मिलेगा? कहां है? किसी पर है कट्टी? रखी है? रखी है नहीं, रखी हुई है, हैं? रखी हुई है। हम क्या? तो आप सोचो, अब सरकार क्या कह रही, देखिए ये आप समझ नहीं रहे बात को। ये झांसा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मित्र बनाएंगे। क्या योजना का नाम है? क्या नाम है? कुछ योजना बनाई कि मित्र बनाएंगे। क्या मित्र बनाएंगे? वो इस स्कीम को चलाने के लिए एक मित्र बनाया जाएगा। हाँ, गौ मित्र योजना। सोचिए आप। अब आप सोचिए, ये चाल है उनकी पैसे देने की, बांटने की पैसे की। इसलिए सावधान रहिए इन सब भाजपाइयों से। तो सही कहा उसने, आजकल सही नहीं कही है आप। सही कहने वाले परेशानी में आते हैं। और आप भी अगर सच दिखा दोगे तो आपके खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगी। अगर आपने किसी प्राइमरी स्कूल की वीडियो बना दी कि वहां जर्जर है, बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी आपके ऊपर। जब भी ऐसा कोई वीडियो हम लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लगा रहे हैं तो अनअवेलेबल इन इंडिया चला जा रहा है। आप किसी पे कोई वीडियो लगाती हूँ तो अनअवेलेबल इन इंडिया चला जाता है, और अगर उस पे इंडिया गठबंधन का नाम है या अखिलेश यादव लिखा हुआ है तो वो तो पक्का जाएगा। आप मेरी पोस्ट देख लीजिए, तो बहुत सारी पोस्टें इस पे अनअवेलेबल इन इंडिया चला गया है। ये कंट्रोल, ये कोई नई चीज नहीं है। इस पे हम लोगों ने कई बार अपनी पार्टी के बीच में भी कहा कि इनके पास नेटवर्क स्लो करने की, और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनसे इनके तार जुड़े हुए हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें भी लाभ चाहिए, लाभ मिलना है उनको भी। तो उन्हें किसी न किसी रूप में लाभ देने की तैयारी हो रही होगी। जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें लाभ दे रही हैं, जो कंपनी रन कर रही हैं इनको। सुना है कि सरकार के खिलाफ जितना भी जेनजी ने या और बच्चों ने जो कंटेंट डाला था वो सब साफ हो गया, डिलीट हो गया। तो कौन डिलीट कर रहा है? कोई मल्टीनेशनल कंपनी ही होगी, वही डिलीट कर रही होगी, और उस पर दबाव होगा, कोई ना कोई दबाव ऐसा होगा। क्योंकि कंपनियों के नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो कंपनियां कहीं ना कहीं जुड़ी हैं, या उनके हेड जो लोग हैं वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़े लोग हैं। तो ये ठीक कैसे होगा? मतलब आप समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट डाल देना।
वो इसलिए आ रहे हैं तैयारी के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए। जेएनजी तो बहाना है, अधिकारियों को निर्देश देने आ रहे होंगे, आप देख लेना, आपको तो सब पता लग जाएगा। अखिलेश जी 2000 जेएनजी तो बहाना है, लेकिन कोई न कोई ऐसी तैयारी करने आ रहे होंगे जिससे विपक्षी दल परेशान हो। अखिलेश जी 2000 याद कीजिए, इसी जगह पर हम लोगों ने कई बार बाई इलेक्शन में जो बेईमानी हुई उसके बारे में कहा था, आपको सब पता है। हमारे जो चुनाव आयोग के काम देखते हैं वो बैठे हुए होंगे। कई सुधार तब हुए जब हम लोगों ने शिकायत की है, उसके बाद सुधार हो गया। और कई ऐसी शिकायतें जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी जगह पर याद कीजिए नंदलाल निषाद आए थे। आप मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि केवल एक या दो जो हम लोगों ने उदाहरण यहां पेश किए थे, नंदलाल निषाद और सूर्यनगर का एक कार्यकर्ता जिसके फर्जी दस्तखत करा करके इन्होंने बड़े पैमाने पर वोट डिलीट कराने का काम किया था। जबकि संजय निषाद, वो संजय कह रहा हूं, वो नंदलाल निषाद, वो दस्तखत ही नहीं करना जानता है, वो मजदूर है और उसके फर्जी दस्तखत किए थे। अखिलेश जी 2027 में किस आधार पर टिकट बांटे जाएंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। इंटरनेट है आपके पास? इंटरनेट है ना? चैट जीपीटी पे देखो। किसी भी विधानसभा, तुम किसी विधानसभा की चाहते हो बताओ। नहीं नहीं, अरे क्या वादों को दिया जाता है टिकट, किसको दिया जाता है? 3-3 टिकट, एक घर में 2-2 3-3 टिकट। देखिए, कभी कभी आपको ये भी सोचना है कि पर्यावरणवाद से लाभ क्या होता है। अभी लोकसभा में सुनने में आ रहा था कि सांसद तोड़े जा रहे हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले करना चाहती थी, संविधान को बदलना, लेकिन देश की जनता ने मतदान कर करके उन्हें हरा दिया। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादियों की और उत्तर प्रदेश की जनता की रही। कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए? और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको।